Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 14th of March 2022. 14 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे. शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स. जैसा कि मैंने कहा है कि 1000 लाइक्स का टारगेट है जो कि डेली पूरा करना है, तो आप लोग थोड़ा सा उसमें कमी कर देते हैं. तो आई होप यू पीपल विल हेल्प अस इन अचीविंग दैट गोल. 1000 लाइक बहुत ज़्यादा नहीं होते. अगर 5000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लोग तो लाइक कर ही सकते हैं. तो प्लीज़ डू लाइक इट एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के प्रीलिम्स क्वेश्चंस ऑफ द डे की तरफ, जो कि आपको प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में मदद करने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन आप जैसा देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ सब्सिडियरी अलायंस इंडियन रूलर्स वर. अब कुछ चीज़ें थी जो सब्सिडियरी अलायंस में करने की थी, आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें थी. ठीक है ना. फर्स्ट लिखा है कि इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस. सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है वॉज सपोज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स इन द प्रिंसली स्टेट्स. आपको बताना है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. क्वेश्चन नंबर 2 है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इन 1720 में ब्रिटिश गवर्नमेंट इनेक्टेड अ कैलिको एक्ट. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैलिको एक्ट लेकर के आए थे. आपको बताना है कि ये किससे रिलेटेड था. फर्स्ट है बारिंग ऑफ कंपनी ऑफिशियल्स फ्रॉम प्राइवेट ट्रेड. सेकंड है डिसअलाउइंग इंडियन फ्रॉम एंटरिंग द सिविल सर्विसेज. थर्ड है बैनिंग ऑफ यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. एंड फोर्थ है कंपलसरी यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन कंपनी अफेयर्स. तो आपको बताना है कि कैलिको एक्ट जो 1720 में आता है, इनमें से किससे रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 3 है, आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. पहला स्टेटमेंट कह रहा है मौलाना आज़ाद स्टैब्लिश्ड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. सेकंड स्टेटमेंट है कूका मूवमेंट इन पंजाब एम्ड एट प्योरीफाइंग द सिख रिलीजन बाय रिमूविंग ऑल द अब्यूजेस, सुपरस्टिशंस एंड इल प्रैक्टिसेस. आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट. वन ओनली, टू ओनली, बोथ या नन. ठीक है ना. तो दीज आर द 3 क्वेश्चंस. आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस. नाउ लेट मी टेल यू द आंसर्स. लेकिन आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपने कितने सही किए. ठीक है ना, कितने आपसे बन रहे थे 3 में से. तो फर्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप सब्सिडियरी अलायंस का देख पा रहे हैं, इसमें पूछा था कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है. तो सेकंड स्टेटमेंट ऑब्वियस सी बात है इनकरेक्ट होगा. पहला तो बिल्कुल सही है, देखो कि दे आर नॉट अलाउड टू हैव इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेस, है ना. और सेकंड जरूर गलत है. दे वर सपोज टू प्रोटेक्ट द ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स इन द प्रिंसली स्टेट्स. ये नहीं था, ऐसा कोई उसमें प्रोविजन नहीं था, है ना. दूसरा जो स्टेट क्वेश्चन था कैलिको एक्ट के लिए, देखो अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन था. आप सबको पता होगा कि कैलिको और मजलिन जो था उस समय का कॉटन टेक्सटाइल यूज, बहुत ज़्यादा फेमस कॉटन टेक्सटाइल था फ्रॉम इंडिया. अब जिसको ये नहीं पता कि कैलिको क्या था या मजलिन या कैलिको क्या था, तो वो फिर आंसर नहीं कर पाएगा, वो फिर तुक्काबाजी करेगा. लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत नॉलेज इधर उधर का है, कैलिको के बारे में पता है, आपको मजलिन के बारे में पता है, तो आप आंसर कर सकते. तो इसका सीधा आंसर सी हो जाएगा, बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स इंपोर्टेड फ्रॉम इंडिया. तो कैलिको एक्ट ने बैन किया था इंपोर्ट ऑफ मोस्ट कॉटन टेक्सटाइल्स इनटू इंग्लैंड. मतलब जो ये सारी बैनिंग द यूज ऑफ प्रिंटेड कॉटन टेक्सटाइल्स, है ना. तो दैट वाज बैंड, है ना. ये एक्चुअली इंग्लैंड में जा रहा था और इंग्लैंड में फिर उसको बैन कर दिया था उन्होंने, कॉटन इसके यहाँ से जो कॉटन टेक्सटाइल जाता था. तो दैट वाज द थिंग दैट वाज डन. क्वेश्चन नंबर 3 है रिगार्डिंग द स्टेटमेंट्स की कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, आपको बताना है इसमें. तो जैसे पहला स्टेटमेंट है कि मौलाना आज़ाद एस्टैब्लिश द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ये स्टेटमेंट गलत है. आप सबको पता है कि सर सैयद अहमद खान एस्टैब्लिश दैट, है ना. सैयद अहमद खान वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर एस्टैब्लिशिंग दैट. एंड सेकंड स्टेटमेंट ज़रूर एक सही स्टेटमेंट है, क्योंकि कूका मूवमेंट जो था वो पंजाब में मूवमेंट हुआ था. दैट वाज एम्ड एट प्योरीफाइंग द सिख रिलीजन बाय रिमूविंग इट्स अब्यूजेस, है ना, सुपरस्टिशंस एंड इल प्रैक्टिसेस. तो ये इसका स्टेटमेंट सही है. गलत स्टेटमेंट केवल पहला है, सैयद अहमद खान वाज द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज. तो दीज वर द 3 क्वेश्चंस. आई होप यू ट्राई टू गिव आंसर्स एंड आपने आंसर दिए होंगे. मूव करते हैं मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ. तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाई इज नॉट वोटिंग अगेंस्ट रशिया इन यूक्रेन नॉट एन इंटेलिजेंट चॉइस बाय इंडिया. ठीक है ना. आपको बताना है कि रशिया के अगेंस्ट जो उन्होंने रशिया ने जो यूक्रेन में किया है उसके अगेंस्ट जो इंडिया ने वोटिंग नहीं की है,
वो क्यों एक इंटेलिजेंट चॉइस नहीं है, आपको इसके ऊपर डिस्कशन करना है। एक्चुअली आज एडिटोरियल बीसी पे आए तो आज जब मैं बता दूंगा तो आपको पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, आप लिखने की कोशिश करना। देखो एक चीज़ हमने लिख ली है कि अभी ऑलरेडी हमने आंसर लिखा हुआ था कि क्यों एक अच्छी चॉइस है, क्यों हमने ऐसा किया। ये मैंने आपसे बस ये नहीं पूछा था कि क्यों अच्छी चॉइस नहीं है, ठीक है। तो आज वो मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों जो रशिया के अगेंस्ट हमने वोटिंग नहीं की है वो सही चॉइस नहीं है, क्यों, ठीक है ना। मूव करते हैं, थोड़ा न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। एक दो न्यूज़ स्टेट जो फ्रंट पेज की वो देख लेते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द मिसाइल इशू। अब आपको पता होगा कि इंडिया की तरफ से एक मिस फायर हो गया था, एंड अभी रिसेंटली इंडिया की एक मिसाइल थी जो कि पाकिस्तान में जा गिरी, है ना। दैट वाज लकीली वो एक मतलब खाली मिसाइल थी, है ना, लेकिन फिर भी कहते हैं टेक्निकल फॉल्ट के कारण वो चली गई है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने सीसीएस यानी कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग ली थी, तो उसमें ये सारे डिस्कशन किया गया। सीसीएस याद रखेगा कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर हेड करता है। सीसीएस क्या होता है, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसको हेड कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर। सेम सीसीईए भी कौन हेड करता है, प्राइम मिनिस्टर। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स भी प्राइम मिनिस्टर। आपको एक बताना है मुझे, एक दो कमिटीज़ ऐसी हैं कैबिनेट कमिटीज़ जो प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है, अदरवाइज सारी प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं। याद रखिएगा सारी की सारी कैबिनेट कमिटीज लगभग प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, सिवाय दो को छोड़ करके। आपके लिए सवाल है कि वो दो कौन सी कैबिनेट कमिटीज हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड नहीं करता है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच आई वांटेड टू आस्क यू। और इंडिया ने अपनी जो एम्बेसी है यूक्रेन में, जो इंडिया की एम्बेसी थी उसको इंडिया ने रिलोकेट कर लिया है। नाउ दे हैव मूव्ड फ्रॉम यूक्रेन टू पोलैंड। तो उन्होंने अपनी जो एम्बेसी है वो यूक्रेन से हटा करके पोलैंड में कर ली। एक्चुअली यूक्रेन के आपको यूक्रेन की कैपिटल तो पता है, कीव जैसी कैपिटल है, कीव है। और वहाँ पे एक जगह है एल अवीव जगह है वहाँ पे, और वहीं पे अभी इंडिया ने अपनी एम्बेसी हटा ली थी फ्रॉम कीव रीजन। तो एल अवीव में थे, लेकिन अभी रिसेंटली वहाँ पे भी कुछ बमबारी या ये हुआ था। इसके बाद देखते हुए इंडिया ने अपनी जो अपनी एम्बेसी है वो पूरी तरीके से पोलैंड में रिमूव कर ली है। पता होगा आपको कि पोलैंड भी जो है वो बिल्कुल जुड़ा है, रशिया से भी जुड़ा है, रशिया वाले पार्ट से भी जुड़ा है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक लोकेशन है रशिया तक पहुंचने के लिए। तो ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। उससे पहले मैं आपको मैप ऑफ द डे बता देता हूँ आज का। तो आज का जो मैप मैंने लिया है वो ऑस्ट्रेलिया का मैप लिया है। कुछ बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स हैं ऑस्ट्रेलिया में भी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस मैप। सबसे पहले याद रखिएगा ऑस्ट्रेलिया जो एक कंट्री है वो स्केल से बिल्कुल कटी हुई है। अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे स्केल रखी गई, यहाँ पे स्केल रखी गई, ये स्केल रखी गई, ये स्केल रखी गई, है ना, ये बिल्कुल एकदम स्केल से बिल्कुल काटा गया है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है, जैसे सबसे पहले ये वाला पार्ट जो है वो है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, याद रखिएगा दिस पार्ट इज वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। सेकंड, दिस इज द नदर्न टेरिटरी, दिस इज द नदर्न टेरिटरी, ठीक है ना, रिमेंबर दिस पार्ट एज वेल। दिस इज द क्वींसलैंड वाला पोर्शन, दिस इज क्वींसलैंड। तो वेस्टर्न नदर्न क्वींसलैंड ये आपको याद हो गया। फिर ये छोटा सा एक इधर वाला पार्ट है, ये है साउथ ऑस्ट्रेलिया, दिस इज साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आई होप यू विल रिमेंबर दिस एज वेल, साउथ ऑस्ट्रेलिया है ये, ठीक है। फिर नीचे आएंगे, जब नीचे आएंगे यहाँ पे देखेंगे, देखो दिस इज द नीचे वाला पोर्शन, यहाँ पे न्यू साउथ वेल्स, दिस इज न्यू साउथ वेल्स, ठीक है। तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स है जो आपको पता है ना। न्यू साउथ वेल्स हो गया, ऊपर आपको पता है क्वींसलैंड हो गया, इधर साउथ ऑस्ट्रेलिया हो गया, उधर ऊपर आपको पता है नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया है। देन यहाँ पे आपको पता है कि ये दिस पार्ट इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब मैं आपको चार कुछ स्पेसिफिक लोकेशंस बताऊंगा, जगहों के नाम बताऊंगा जो आपको याद रखने हैं। तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में एक जगह है पर्थ, याद रखिएगा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाली जगह वे हैं, ये बिल्कुल ये सारे पोर्ट्स हैं एकदम, याद रखिएगा ये पूरे के पूरे पोर्ट्स एंड हार्बर्स हैं। तो यहाँ पे देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट अगर आप देखें, दिस इज द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन, एंड यहाँ पे आपको दिखेगा क्या, यहाँ पे आपको दिखेगा पर्थ, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा दिस पोर्शन दिस पोर्शन ऑफ देखो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट जगह पर्थ हो गई। फिर नदर्न ऑस्ट्रेलिया की जो नदर्न टेरिटरी की जो सबसे इंपॉर्टेंट जगह हो गई वो डार्विन हो गई। देखिए दिस इज द डार्विन वाला पोर्शन, ठीक है। तो नदर्न ऑस्ट्रेलिया की सबसे इंपॉर्टेंट जगह हो गई डार्विन हो गई, ठीक है, इसको याद रखिएगा। फिर अपन आते हैं क्वींसलैंड। तो क्वींसलैंड की सबसे इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे ब्रिस्बेन है। क्वींसलैंड की सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है, ब्रिस्बेन, दिस इज द ब्रिस्बेन पोर्शन। टाउन्सविल भी यहीं पे है, ब्रिस्बेन भी यहीं पे है ना। ये मैं सिटीज़ की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट जो सिटीज़ हैं ऑल, ठीक है। फिर आता है न्यू साउथ वेल्स वाले पार्ट में आएंगे, है ना, न्यू साउथ वेल्स वाले पार्ट में आएंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे सिडनी वाला पोर्शन जो आपको दिखेगा, ठीक है ना, सिडनी का पोर्शन दिखेगा, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट।
एंड यहाँ पे इनको ज़रूर याद रखना यार, ये आपका ये वाला रीजन जितने भी थे, ठीक है, जो मैंने बताए। और यहाँ पे जैसे ये वाला जो पार्ट है ना, ये भी एक अलग एक डिवीज़न ही माना जाता है। वैसे मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन मैं बता दूँ ये एक डिवीज़न ही माना जाता है, जिसको विक्टोरिया बोलते हैं, दिस विक्टोरिया वाला पोर्शन, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा कि ये अपने आप में एक अलग रीजन ही माना जाता है, इसको हम विक्टोरिया बोलते हैं। और इसमें जो पार्ट आता है आपका, इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये मेलबर्न वाला पोर्शन, दिस इज़ द मेलबर्न। तो मेलबर्न बिल्कुल एकदम विक्टोरिया वाले पार्ट में है। न्यू साउथ वेल्स वाले पार्ट में हमने सिडनी देख लिया, यहाँ कैनबरा देख लिया जो कैपिटल रीजन भी है वही। ऊपर हमने देखा क्वींसलैंड वाले पार्ट में ब्रिस्बेन देखा। साउथ ऑस्ट्रेलिया में हमने यहाँ पे, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड है, साउथ ऑस्ट्रेलिया में क्या है, एडिलेड, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड है ना। और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में पर्थ है, नदर्न में डार्विन है, वेस्टर्न में आपका पर्थ बता दिया मैंने, और इधर साइड आपका जो क्वींसलैंड वाला पार्ट है वहाँ ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स में सिडनी मैंने आपको दिखा दिया, और विक्टोरिया वाले पार्ट में मेलबर्न दिखा दिया। यहाँ पे सबसे बड़ा जो इसका माउंटेन रेंज है वो भी दिखा दूँ, ये माउंट कॉस्जियस्को, देखो यहाँ पे लिखा है ना माउंट कॉस्जियस्को, तो ये बिल्कुल एकदम साउथ वाले पार्ट में, देखो ये यहाँ पे एकदम ये वाला पोर्शन जो ये है माउंट कॉस्जियस्को। एंड ये सबसे आई थिंक ऊंचा सबसे बड़ा जो पीक है वहाँ का ऑस्ट्रेलिया का वही है। फिर यहाँ पे बेस स्ट्रेट है, देखो बेस स्ट्रेट जो कि डिवाइड करता है ऑस्ट्रेलिया को तस्मान वाले रीजन से, तस्मानिया से। बेस स्ट्रेट कहाँ किसको डिवाइड करता है, ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया के बीच में आता है, ठीक है ना। और यहाँ पे एडिलेड वाला पार्ट मैंने आपको दिखा दिया, साउथ ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। एक आध दो और इंपॉर्टेंट रीजन्स जैसे कि यहाँ पे आपको तिमोर सी आपको दिख रहा होगा, तिमोर सी ऊपर नॉर्थ में है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया है, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ग्रेट बैरियर रीफ, कभी आपसे ग्रेट बैरियर रीफ का पूछा जाए कहाँ पर है, तो क्वींसलैंड के देखो ईस्टर्न पार्ट में, ईस्टर्न साइड ऑफ द क्वींसलैंड, है ना। तो ये याद रखिएगा कि ईस्टर्न क्वींसलैंड या क्वींसलैंड के ईस्टर्न पार्ट के पास है आपका ग्रेट बैरियर रीफ, ये कई बार लोकेशन पूछ लेता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ डेजर्ट्स बहुत ज़्यादा फेमस है ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट, जैसे तनामी डेजर्ट्स हैं आपका, नदर्न टेरिटरी में तनामी डेजर्ट है ना। और सिम्सन डेजर्ट है, सिम्सन डेजर्ट नदर्न एंड सदर्न के बीच बिल्कुल बीच में आता है। ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट वेस्टर्न में सबसे देखें, ग्रेट सैंडी डेजर्ट, ग्रेट गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट। इसका नॉर्थ से साउथ का ऑर्डर भी देख लेना, सैंडी सबसे ऊपर है, फिर गिब्सन है, फिर आपका ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट है। तो ग्रेट सैंडी डेजर्ट, फिर गिब्सन डेजर्ट, फिर ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, ये आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा याद रखना। कुछ रेंजेस इंपॉर्टेंट है, जैसे कि यहाँ पे एक तो प्लेटू इंपॉर्टेंट है, किम्बरले प्लेटू आपको दिख रहा होगा, ये डायमंड्स के लिए फेमस है किम्बरले प्लेटू, है ना। फिर रेंजेस में देखो यहाँ पे मैकडोनल्ड रेंज आपको दिख रही होगी, बैरो रेंज दिख रही होगी, है ना। और ग्रे रेंज, यहाँ पे ग्रे रेंज है, और यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है ना। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज भी बहुत फेमस है, ग्रे रेंज भी फेमस है, मैकडोनल्ड रेंज, बैरो रेंज आपको दिख रही होगी। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पूरा ऊपर से नीचे तक है, देखो यहाँ पे ग्रेट डिवाइडिंग रेंज यहाँ पे भी है, यहाँ ऊपर तक जाती है पूरी। तो ये कुछ आप याद रखिएगा। और एक दो रिवर्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं लोकेशंस वाइज, तो यहाँ पे देखो आपको दिख रहा होगा ये मरे रिवर, दिस इज मरे रिवर, दिस इज डार्लिंग रिवर। तो डार्लिंग रिवर और मरे रिवर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं यहाँ की, तो ये आप याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। लेक आयर एक इंपॉर्टेंट लेक है, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में ज़रूर है, लेकिन लेक आयर आप देखिए, लेक ब्लांच देखिए, है ना। तो लेक आयर, लेक ब्लांच, लेक फ्रोम, ये कुछ इंपॉर्टेंट लेक्स भी हैं जो कि यहाँ पे लोकेटेड है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस मैप। अब आगे आते हैं एडिटोरियल पार्ट में, नो ओवेशन फॉर इंडियाज स्टैंड ऑन यूक्रेनियन वॉर। तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि क्यों इंडिया ने जो यूक्रेनियन वॉर में रशिया के अगेंस्ट वोटिंग नहीं की है, क्यों वो सही डिसीजन नहीं है। तो ऑथर ने सबसे पहले कहा है कि यूनाइटेड नेशंस में हमने रिफ्यूज कर दिया कंडेम करना, मतलब कि हमने रशिया को ये तक नहीं बोला कि उन्होंने गलत किया, ये क्या है, क्यों ये डिसीजन गलत है। सबसे पहले ऑथर ने कहा है कि ये डिसीजन गलत इसलिए है क्योंकि पहली चीज़ है कि फ्यूचर में हम फिर अपने अगेंस्ट भी समझ लें कि दूसरी कंट्रीज कैसे वोट करने वाली हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबली वोट नहीं करेंगे तो सपोज करो फ्यूचर में कल को ऐसी कोई दिक्कत आती है कि चाइना हमारे ऊपर या पाकिस्तान का कुछ ऐसा होता है और ऐसे में हमको ज़रूरत पड़ती है किसी चीज़ की, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी को ये रिमेंबर रहेगा कि व्हाट इंडिया हैड डन इन केस ऑफ एक्सटर्नल एग्रेशन। जब दूसरी कंट्रीज एग्रेशन करती हैं तो इंडिया ने क्या रिस्पॉन्स दिया वो भी तो मैटर करता है ना। तो वो सारी चीज़ें ऑथर ने यहाँ बोली कि दैट प्ले इट्स पार्ट, है ना। तो ये चीज़ ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे ऑथर ने कही है। दूसरी चीज़ जो ऑथर ने कही है वो ये कही कि देखो कई बार जस्टिफाई किया जाता है, जैसे कि उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल रिलेशंस में इंटरेस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रिंसिपल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑथर ने कहा कि देखो कई बार हम क्या करते हैं, हमने अपने इंटरेस्ट तो बिल्कुल अच्छे से बता दिए कि भैया हमारा इंटरेस्ट क्या है, कि हमको रशिया से मदद लेनी है, ये है वो है ये, लेकिन हमने प्रिंसिपल्स की बात नहीं करी।
एथिकल, क्या ये चीज़ एथिकल है कि सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचो एंड प्रिंसिपल्स के बारे में ना सोचो? तो ऑथर ने वही चीज़ बोली कि देर इज़ अ डिबेट बिटवीन एथिक्स एंड इंटरेस्ट। तो ऐसे में एथिक्स शुड हैव वन, बट नाउ द इंटरेस्ट्स आर विनिंग, सो दैट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ डिबेट। तो ऑथर ने वही कहा कि भैया कुछ मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि सिर्फ आप प्रिंसिपल्स की ही बात करते रहोगे। दूसरा ऑथर ने, तीसरा जो चीज़ बोला था ऑथर ने, वो ये बोला है कि देखो क्या होता है, कई लोग ये भी आर्गुमेंट देते हैं कि रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है। सही बात है, रशिया ने हमारी मदद की है, बट ऑथर ने कहा कि वो यूएसएसआर था और ये आज का रशिया जो है वो डिफरेंट है। यूएसएसआर ऐसा था जो पाकिस्तान के अगेंस्ट था, और आज का जो रशिया है वो कहीं ना किसी लेवल पे पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। ठीक है ना? तो ऑथर ने वही कहा कि यूएसएसआर और रशिया में डिफरेंस है। तब का यूएसएसआर अलग था, अब का रशिया अलग है ना? अगर हमको लगता है कि रशिया हमेशा हमारी वैसी मदद करेगा तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। रशिया भी अपने इंटरेस्ट के बारे में ही सोचेगा, और दैट इज द रॉन्ग आर्ग्यूमेंट टू से दैट कि रशिया ने हमेशा हमारी मदद की है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। यूएसएसआर ने हमारी मदद की है हमेशा ऐसे टाइम में, और आज जो है वो रशिया है जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान के क्लोज है। तो एक ये वाला आर्ग्यूमेंट भी ऑथर ने कहा है कि ये फेल हो जाता है। ठीक है ना? चौथा जो आर्ग्यूमेंट ऑथर देते हैं वो ये देते हैं कि भैया सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, ऑथर ने कहा है कि हम डिफेंस इक्विपमेंट लेते हैं। कई लोग ये बोलते हैं कि भैया हम डिफेंस के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, वी आर डिपेंडेंट अपॉन रशियंस फॉर डिफेंस पर्पसेस। तो ऐसे में ऑथर ने कहा है कि देखो ऐसा तो नहीं कि हम रशिया के अलावा कहीं और से नहीं ले सकते। बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो और ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट्स देने के लिए तैयार हैं, है ना? जैसे कि स्वीडन तैयार है, जैसे कि यूके तैयार है, जैसे कि आप यूएसए तैयार है, जैसे कि फ्रांस तैयार है। तो ऐसे में ये बोलना है कि हमारी डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा है तो गलत है। हम कभी भी डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और हमको और अच्छे ही इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि हमें कोई ख़राब इक्विपमेंट मिलेगा। सो दैट इज़ द थिंग। पांचवा रीज़न ऑथर ये बोलते हैं कि जैसे कई लोग ये बोलेंगे कि ये इट्स अ बैटल बिटवीन वेस्ट वर्सेस ईस्ट। तो वेस्ट ईस्ट के बैटल में हम क्यों आए, है ना? ये वेस्ट और ईस्ट का बैटल है, यानी कि रशिया जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है और वेस्ट जो है वो अमेरिका वेस्टर्न पार्ट में है, तो ये उसका बैटल है, हम क्यों आए, है ना? तो ऐसे में ऑथर ने ये बोला कि भैया ये चीज़ बोलना टू शट द आइज, टू हैव एन ऑस्ट्रिचेस अप्रोच, है ना, ये गलत है। क्योंकि हमारी जो कोर फिलॉसफी है वो वसुधैव कुटुंबकम की फिलॉसफी है। दैट इज़ वर्ल्ड इज़ अ होल फैमिली, एक फैमिली है वर्ल्ड, सिंगल, जो पूरा विश्व है एक सिंगल फैमिली है। तो ये हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं, सो दैट विल कॉन्ट्राडिक्ट आवर ओन बेसिक फिलॉसफी। ठीक है ना? तो ऑथर ने ये कहा है। फिर इसके बाद ऑथर ने जो छठवां पॉइंट है वो ये कहा है कि भैया हम जो हैं वो विश्वगुरु बनना चाहते हैं। आवर इमेज टुडे इज ऑफ विश्वगुरु, कि हम प्राइम मिनिस्टर मोदी बोलते हैं भैया विश्वगुरु है इंडिया विश्वगुरु, बट इंडिया इट सेल्फ मॉक्स इट्स सेल्फ चूजन इमेज, है ना? तो हम सेल्फ चूजन इमेज को मॉक करते हैं। सो कुल मिलाकर के हम अपनी इमेज को ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ऐसा ऑथर ने कहा है। ठीक है ना? आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। तो यही फाइनल वर्डिंग ऑथर ने कही कि भाई ऐसे टाइम पे जब आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि वर्ल्ड में आप एक रिस्पॉन्सिबल पावर के रूप में आ सके, तो यू शुड हैव डन दैट थिंग। एंड वही चीज़ ऑथर ने यहाँ पे सजेस्ट भी की कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है उसने कहीं ना कहीं ये मतलब अपना जो सिग्निफिकेंस था वो मिस कर दिया है फ्रॉम दिस एटीट्यूड एंड ऑल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। यहाँ पे तो पूरा मतलब चुनावों का आया तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। चिलिका लेक एरिया टू बी ऑफ लिमिट्स फॉर मोटर बोट्स। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है टू बैन द मूवमेंट ऑफ मैकेनाइज्ड फिशिंग बोट्स इन द मंगला जोड़ी एरिया ऑफ चिलिका लेक, विच इज़ अ इम्पॉर्टेंट लोकेशन फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, है ना? ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है चिलिका लेक, नॉट ओनली फॉर द माइग्रेटरी स्पीशीज बट फॉर इंडिया एज वेल। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वेटलैंड एज वेल, है ना? चिलिका लेक आप सबको पता है बहुत इंपॉर्टेंट वेटलैंड भी है, एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड्स में भी था ये, बाद में इसको रिमूव कर दिया गया फ्रॉम द मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड, है ना, उससे हटा दिया गया था, याद रखिएगा। एंड मंगला जोड़ी एरिया जो है वो चिलिका लेक में ही है, विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स, फॉर रूस्टिंग, नेस्टिंग एक्सेट्रा। चिलिका लेक के बारे में अगर आपको बताऊं तो चिलिका लेक इज़ एशियाज़ लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून। सबसे बड़ी ब्रैकिश वाटर लगून न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ है। आप मुझे बताइए कि न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ कहाँ पर पाई जाती है? दिस इज़ द थिंग विच आई वांटेड टू आस्क यू। लगून क्या होता है? एक शैलो बॉडी ऑफ वाटर होती है विच इज सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर बॉडी ऑफ वाटर बाय अ नैरो लैंड फॉर्म। तो एक लगून क्या होता है? एक शैलो वाटर बॉडी होती है जो कि सेपरेटेड रहती है फ्रॉम अ लार्जर वाटर बॉडी बाय नैरो लैंड फॉर्म्स, है ना? जैसे कि बीच में रीफ आ गई, बैरियर आइलैंड्स आ गए, या बैरियर पेनिनसुला आ गया, इस्थमस आ गया, तो इससे डिवाइडेड रहती है। तो छोटी वाटर बॉडी सेपरेटेड फ्रॉम अ लार्जर वाटर बॉडी बाय लैंड।
इसको रामसर साइट में डाला गया था एंड इट इज़ 1981 में चिल्का लेक has been designated as the first Indian wetland of international importance under the रामसर कन्वेंशन, है ना। मैंने आपको बताया कि ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का भी पार्ट था लेकिन बाद में इसको रिमूव कर दिया गया। एंड इट इज़ लोकेटेड एट द माउथ ऑफ दया रिवर है जो कि बे ऑफ बंगाल से फ्लो करती है, उसके माउथ से फिर ये आती है। एंड कुछ जगहें जैसे इरावदी डॉल्फिन्स भी आपके चिलिका लेक में पाई जाती हैं। कलिंजई टेम्पल है जो कि आइलैंड है चिलिका लेक में, वहाँ पे लोकेटेड है। कालीजाई टेम्पल है। नलाबना आइलैंड है विच इज़ द फॉरेस्ट ऑफ रीड्स विच कवर्स नियरली 16 स्क्वायर किलोमीटर इन द लैगून रिवर। तो इसको बर्ड सेंचुरी 1987 में डिक्लेयर किया गया था, है ना। तो वो भी यहाँ पे लोकेटेड है, नलाबना आइलैंड, ठीक है ना। और चिल्का लेक का फॉर्मेशन जो है प्लीस्टोसीन एपॉक के आसपास हुआ था, ये भी आपको बता दूं। तो दीज आर द सम बेसिक फैक्ट्स विच आर देयर, ये आपको याद रखना है। मंगला जोड़ी का नाम याद रखेगा। अगला जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो याद रखिएगा एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ चीज़ें बता दूं आपको। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1995। 1995 में इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एक्ट आया था, AAI एक्ट आया था, हाँ, जो कि 1994 में आया था। इस कारण से ये जो बॉडी है एक स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना, याद रखिएगा इट्स ए स्टेट्यूटरी बॉडी। और 1994 में एक्ट आया था, 1995 में इसको बनाया गया था बॉडी को। ये रिस्पॉन्सिबल है बॉडी फॉर द डेवलपमेंट, इन्हांसमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ इंडिया सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो सिविल एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ये मैनेज करता है, इन्हांस करता है, मेंटेन करता है एंड डेवलप करता है, ठीक है ना। इसके अलावा इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोवाइड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो ऑफर्स कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस। तो कम्युनिकेशन नेविगेशन सर्विलेंस भी प्रोवाइड करता है। और ये आज के टाइम पे लगभग 125 एयरपोर्ट हैं जिसमें 18 इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैं, 7 कस्टम एयरपोर्ट है, 78 डोमेस्टिक एयरपोर्ट हैं, 26 सिविल इनक्लेव्स हैं जिनको ये मॉनिटर करता है, मेंटेन करता है ना। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है AAI के बारे में। रशिया यूज्ड फॉस्फोरस शेल्स इन डॉनबास अटैक। तो सीनियर यूक्रेनियन पुलिस ऑफिसर ने एक्यूज़ किया है दैट रशिया इज़ यूजिंग दिस फॉस्फोरस इन द बॉम्ब अटैक्स। इंटरनेशनल लॉ अगर हम देखें तो इट प्रोहिबिट्स द यूज़ ऑफ वाइट फॉस्फोरस शेल्स इन हेविली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज़। तो जो हेविली पॉपुलेटेड सिविलियन एरियाज़ हैं वहाँ पे वाइट फॉस्फोरस शेल्स का यूज़ प्रोहिबिटेड है। लेकिन ओपन एरियाज़ में, ओपन स्पेसेस में ये अटैक मतलब किया जा सकता है, ठीक है ना। ओपन स्पेसेस में अलाउड है, ठीक है ना। यूज एज अ कवर फॉर ट्रूप्स, इट इज़ यूज एज अ कवर फॉर ट्रूप्स। ये वाइट फॉस्फोरस है जिसको कि नाजीज के टाइम पे फ्लेमिंग अनियन कहा जाता था। इट वॉज नोन एज फ्लेमिंग अनियन बाय देम, है ना। तो दैट इज़ अ थिंग। एंड ये अभी इनके ऊपर ये एलिगेशंस लगाए, कौन कितना सही है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अपने को लॉ पता होना चाहिए कि भाई वाइट फॉस्फोरस का यूज़ हैवी सिविलियन एरियाज में नहीं है और ओपन स्पेसेस में आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। द फंक्शनिंग ऑफ ISS आफ्टर द सैंक्शंस। तो यहाँ पे सिंपल सा फैक्ट याद रखिएगा, ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको याद रखिएगा कि पहले 5 जो एजेंसीज उन्होंने मिलकर इसको बनाया है, ठीक है। 5 एजेंसीज आते हैं जिसमें नासा है US की, रॉस्कोमॉस है रशिया की, जाक्सा है जापान की, कैनेडियन स्पेस एजेंसी है कनाडा की और यूरोपियन स्पेस एजेंसी है आपकी यूरोप की, ठीक है ना। ये 5 बॉडीज़ हैं जिन्होंने मिल करके इसको बनाया था, ठीक है। अब हर बॉडी अपना एक अलग अलग मॉड्यूल है, अलग अलग काम है जो कि देखती है। उसमें से रशिया जो है वो काम देखती काहे का, वो देखती है कि जो इसका ऑर्बिट मतलब अलाइनमेंट है, ऑर्बिट अलाइनमेंट जिसमें ये मूव कर रही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो सही हो। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी बॉडी, इतनी भारी बॉडी है, थोड़ा थोड़ा इसका अलाइनमेंट जो है वो रोटेट करते करते क्या होता है, मिस होता रहता है, ठीक है ना। स्पीड से भी मूव कर रही है, थोड़ा बहुत सेंट्रीपिटल, सेंट्रीफ्यूगल, तो कहीं ग्रेविटेशनल, कहीं इस कारण से कहीं कई कई बार ये अपने पाथ से इधर उधर हो जाती है। तो रशिया का इसमें काम क्या रहता है, रशिया का काम यह है कि बीच बीच में मंथ में एक बार जैसे उन्होंने क्या किया, इसका अलाइनमेंट सही किया, है ना। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग इट्स अलाइनमेंट इन द सेम ऑर्बिट जिसमें ये रोटेट कर रही है, ठीक है ना। तो ये जो पाथ है उसको, तो और दूसरा रीज़न क्या रहता है कि ये अपने पाथ से अगर भटक जाएगी तो एक तो अब जिस पर्पस के लिए गई वो नहीं कर पाएगी, दूसरा हो सकता है किसी बॉडी से टकरा जाए, है ना। तो इसको इन सब चीज़ों से प्रिवेंट करने के लिए इसको किया जाता है। ऐसे में रशिया जो है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पाथ करेक्शन, और रशिया यही कह रहा है अब कि भाई अगर आप हमको परमिशन दो, अगर हमारे ऊपर सैंक्शन हटा दो तो हम इसको फिर सही कर देंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। ये जीनोमिक याद रखेगा, बस मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, ये जीनोमिक जो है ना, जीनोमिक GENO
MICC। अगर आपसे कोई पूछे कि जीनोमिक क्या है ये, तो इट इज़ जेनेटिक्स ऑफ मोर्टैलिटी इन क्रिटिकल केयर, जेनेटिक्स ऑफ मोर्टैलिटी इन क्रिटिकल केयर। ये बेसिकली दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये यूके कर रहा है, बेसिकली यूके के जो साइंटिस्ट उन्होंने ये रिसर्च किया, बेसिकली दे हैव डन दिस रिसर्च, यूके के साइंटिस्ट ने ये रिसर्च की है, एंड दे आर डूइंग दिस रिसर्च बेसिकली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द वेरियस वेरिएंट्स ऑफ दिस कोविड एंड ऑल, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। अंडरस्टैंडिंग सिटीजन्स रिलेक्टेंस टू पे टैक्सेस। अब देखो मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा, सिटीजन्स क्यों रिलेक्टेंट रहते हैं। यहाँ पे ऑथर ने एक ही बताया, मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा। ऑथर ने जो पॉइंट बताया वो ये बताया कि अगर जो टैक्स पेयर है उसको ये लगता है कि टैक्स जो वो पे कर रहा है वो उसके ऊपर खर्च हो रहा है या उसका बेनिफिट उसको मिल रहा है, तो वो टैक्स पे करने में रिलेक्टेंट नहीं रहेगा। अगर टैक्स पेयर को ये लगता है कि उसका पैसा सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है और उसके बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो रिलेक्टेंट रहेगा। दिस इज़ व्हाट द रिसर्च हैज़ शोन। तो एक रिसर्च की गई थी और उस रिसर्च में ये पता चला है कि अगर टैक्स पेयर को लगता है कि उसका पैसा उसके ऊपर कहीं ना कहीं से कम बैक नहीं कर रहा है या उसके बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं हो रहा है, तो वो रिलेक्टेंट रहेगा पे करने से। मतलब सिर्फ अगर आप बोलेंगे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए टैक्स पे करना है तो फिर रिलेक्टेंट रहेंगे, अदरवाइज नहीं रहेंगे। दूसरा रीज़न है लैफर्स कर्व। मैं आपको लैफर कर्व बताता हूँ। देखो लैफर कर्व क्या, एक कर्व था बिटवीन द टैक्स रेट एंड टैक्स कलेक्शन, टैक्स रेवेन्यू। लैफर कर्व कुछ इस तरीके से था, ये था आपका टैक्स रेट और ये था आपका टैक्स, नहीं ये था आपका टैक्स रेट और ये था आपका टैक्स रेवेन्यू, ठीक है ना। मैं दोबारा बना देता हूँ, लेट मी ड्रॉ इट अगेन एक बार। लेफर कर्व जो था वो कुछ इस तरीके से था। लेफर कर्व आपका जो है वो ऐसा है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। यहाँ पर आपका है टैक्स रेवेन्यू और ये है आपका टैक्स रेट, ठीक है ना। कर्व कुछ ऐसा बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे अगर आपका टैक्स रेट बिल्कुल ज़ीरो है तो आपका टैक्स रेवेन्यू कितना है, कलेक्शन कितना है, ज़ीरो है। अगर आप धीरे धीरे टैक्स रेट बढ़ाएंगे तो आपका टैक्स रेवेन्यू बढ़ने लगेगा, है ना। आप देख सकते हैं टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहा है। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपका टैक्स रेवेन्यू हाईएस्ट हो जाएगा, वन पॉइंट विल कम जब आपका टैक्स रेवेन्यू बिल्कुल पीक भी हो जाएगा। और अगर आप उसके बाद टैक्स रेट बढ़ाते हैं तो आपका टैक्स रेवेन्यू फिर से घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोग फिर टैक्स पे नहीं करेंगे अगर बहुत ज़्यादा रेट आपने कर दिया। तो लैफर कर्व बोलता है कि भैया एक ऑप्टिमम आपका टैक्स रेट होता है जहाँ तक आप बढ़ा सकते हैं, उसके बाद अगर आपने टैक्सेशन का रेट बढ़ा दिया तो लोग फिर पे नहीं करेंगे। तो दो रीजंस मैंने आपको बता दिए टैक्स के कलेक्शन के और उससे रिलेटेड। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स। दैट इज इट फॉर द डे फ्रेंड्स। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।